बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज हमारा टॉपिक है ब्लड सेल्स और सेल्स की तरह के अजसाम। इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं रेड ब्लड सेल्स क्या है, जिनको इंग्लिश में एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये डिस्क की तरह के सुरख सेल्स हैं और ये रेड ब्लड सेल्स के वस्त में एक दबाव होता है इनके, और इनमें एक सुरख प्रोटीन हीमोग्लोबिन भी मौजूद होती है। ऑप्शन इसका मतलब है जैसे एक चिपटा सिक्का होता है ना, बिल्कुल वैसे ही शक्ल रेड ब्लड सेल की है। तो रेड ब्लड सेल बेसिकली इनके सेल के दरमियान ना थोड़ा सा ये दबा हुआ होता है, थोड़ा सा पिचका हुआ होता है, मुकम्मल गोल नहीं होता। और इनमें जो है ना वो एक सुरख हीमोग्लोबिन प्रोटीन भी मौजूद होती है, यानी इसी हीमोग्लोबिन प्रोटीन की वजह से खून का जो कलर है वो आपको सुरख नजर आता है। तो ये प्रोटीन ऑक्सीजन और थोड़ी सी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करती है। यानी इसमें जो है ना वो हीमोग्लोबिन का असल काम ही ये है कि ऑक्सीजन को जिस्म भर में पहुंचाए और थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड को भी साथ लेकर जाए। और खून के एक मुकाब मिलीमीटर में 4 से 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स हैरानकुन बात सुने कि खून की एक बहुत सी छोटी सी मकदार में भी लाखों रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। एक मुकाब मिलीलीटर खून में तकरीबन कितने रेड ब्लड सेल्स होते हैं? आपको ये फिगर याद होनी चाहिए कि 4 से 5.5 बिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो ये पैदाइश से पहले और फौरन बाद रेड ब्लड सेल्स जिगर और स्प्लीन यानी जो तिली है उसमें बनते हैं। यानी जो हमारे बच्चे की पैदाइश से पहले रेड ब्लड सेल्स जिगर और तिली में बनते हैं, तो ये बालकों में रेड ब्लड सेल्स छोटी हड्डियों के सुरख होते हैं, यानी रेड बोन मैरो में बनते हैं। तो जो हमारे पास जब इंसान बालिग हो जाता है ना स्टूडेंट्स, तो उसका ये काम जो उसका रेड बोन मैरो है वो संभाल लेता है। जो उसकी कहाँ कहाँ पे रिब्स हो गई, वर्टिब्रा हो गई, स्टर्नम हो गई, तो ये हड्डियाँ और स्टर्नम में पाया जाता है। और स्टर्नम यानी सीने की हड्डी को कहते हैं कि सीने की हड्डी उसको कहते हैं स्टर्नम। तो रेड ब्लड सेल्स बनने के दौरान इसका न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिज तोड़ दिए जाते हैं। यानी जो इसका जब रेड ब्लड सेल मुकम्मल तौर पर बन जाता है ना, तो ये अपना न्यूक्लियस और बाकी तमाम ऑर्गेनेलिज को खत्म कर देता है। कि यहाँ पे एमसीक्यू अगर मैं आपको बताऊं कि रेड ब्लड सेल मुकम्मल तौर पर उसमें क्या मौजूद नहीं होता, तो उसमें जो है ना वो न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता, वो मुकम्मल तौर पर तोड़ देता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद जो है ना वो रेड ब्लड सेल का औसत दौरानिया जो है ना वो औसत दौरानिया हयात 120 डेज है। यानी एक रेड ब्लड सेल तकरीबन 120 दिन तक जिंदा रहता है। इसके बाद इसकी उम्र पूरी हो जाती है और फिर जो है ना वो टूट के नया बनाया जाता है। जब इनकी उम्र पूरी हो जाती है तो बोन मैरो, तिल्ली और जिगर जो है ना इन्हें खून से निकाल कर तोड़ देते हैं। पुरानी और कमजोर रेड ब्लड सेल को 3 अज़ाब मिलकर खून से हटा देते हैं। तो यहाँ पे साइड बॉक्स हम देख लेते हैं कि सारी बॉडी में 30 ट्रिलियन से ज्यादा रेड ब्लड सेल्स होते हैं और इनमें हर सेकंड में तकरीबन 2 मिलियन रेड ब्लड सेल जो है ना वो बनाए और तोड़े जाते हैं। इतनी बड़ी फिगर है ये कि यानी हर सेकंड में 2 मिलियन नए रेड ब्लड सेल बनाना और इतने ही पुराने सेल्स को खत्म करता है, ये प्रोसेस मुसलसल चलता रहता है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स को अगर हम देख लेते हैं कि ये बेरंग होते हैं और बेकायदा शक्ल अख्तियार रखते हैं, यानी कि शक्ल रखते हैं। रेड ब्लड सेल को व्हाइट ब्लड सेल का कोई कलर नहीं होता और ना ही कोई मुकर्रर शेप होती है। ये भी रेड बोन मैरो में ही बनते हैं। और कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, थाइमस, तिल्ली, स्प्लीन में जाकर बालग होते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो है ना हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल है, ये बेसिकली कह रहा है कि ये भी रेड ब्लड सेल्स जहाँ बनते हैं ये भी वहाँ ही बनते हैं रेड बोन मैरो में। लेकिन कुछ जो व्हाइट ब्लड सेल्स के बनने की जगह रेड ब्लड सेल्स से ज्यादा है, और लेकिन ये कई मुकामात ये मुख्तलिफ ऑर्गन में बन सकते हैं जो व्हाइट ब्लड सेल्स है। और साइज में जो है ना वो ये सारे के सारे मुकामात हैं जहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स मजीद बन सकते हैं। उसमें ब्लड सेल्स, लिम्फ नोड्स हो गया, टॉन्सिल, ये सारे तो साइज में ये रेड ब्लड सेल से बड़े होते हैं, लेकिन इनकी तादाद रेड ब्लड सेल से कम होती है। यानी अगर आप रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल का साइज मुआवजा करें ना, तो व्हाइट ब्लड सेल का साइज बड़ा नजर आएगा, लेकिन खून में इनकी तादाद रेड ब्लड सेल से कम होती है। यानी साइज में बड़े होने के बावजूद इनकी तादाद कम होती है। और ब्लड के एक मुकाब मिलीमीटर में इनकी तादाद तकरीबन जो है ना वो 7000 है। याद रखें बच्चों, एक मुकाब मिलीलीटर खून में तकरीबन 7000 यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स के मुकाबले में ये बहुत ही कम फिगर है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ना वो क्या करते हैं, ये बीमारियों के खिलाफ जिस्म की हिफाजत करते हैं। यानी जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये क्या करते हैं बेसिकली, ये दरअसल बॉडी के दिफाई सिपाही हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं। जैसे पुलिस शहर की हिफाजत करती है, वैसे ही व्हाइट ब्लड सेल्स जिस्म की हिफाजत करते हैं और इनका दौरानिया हयात जरूरत के मुताबिक होता है। तो यानी कि इनका जो दौरानिया हयात मतलब व्हाइट ब्लड सेल की जिंदगी फिक्स नहीं होती, बल्कि हालात और जरूरियात के मुताबिक कम या ज्यादा हो सकती है। तो व्हाइट ब्लड सेल की कई इकसाम है, देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरे नंबर पर है ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स सबसे पहले देख लेते हैं। इन व्हाइट ब्लड सेल का साइटोप्लाज्म दानेदार होता है। यानी इन व्हाइट ब्लड सेल का जो साइटोप्लाज्म, ग्रेनुलोसाइट्स की पहचान यही है कि इनके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे जो है ना वो दाने नजर आते हैं, ग्रेन्युलर यानी दानेदार। और इनमें न्यूट्रोफिल, उसके बाद इओसिनोफिल, बेसोफिल शामिल होते हैं। तो स्टूडेंट्स ग्रेनुलोसाइट्स के 3 एग्जाम है, ये हर एक का जो है ना अलग काम है, तो इनमें डिटेल में नहीं जाते। अभी हम यही देख लेते हैं कि इनके आगे जो है ना वो होते हैं इनमें ये सारी चीजें। तो इनके नाम साइटोप्लाज्म पर चढ़ने वाले रंग यानी स्टेन की बुनियाद पर है। यानी कि इसमें कह रहे हैं कि होता क्या है कि हमारे पास जो है ना इनकी जो
साइटोप्लाज्म पर चढ़ने वाले रंगने वाले जो मादे होते हैं, यानी स्टेन की बुनियाद पर रखे गए हैं इनके नाम। यानी जब लेबोरेटरी में इन सेल्स को रंग लगाया जाता है ना, तो इनके कलर जज़ब होने के अंदाज से इनको नाम दिया गया बेसिकली। तो न्यूट्रोफिल इन्फेक्शन के मकाम पर बैक्टीरिया को मारते हैं और वहां से मुर्दा सेल्स के मवाद को साफ करते हैं। यानी न्यूट्रोफिल जो है ना, वो बिल्कुल एक सफाई मुहिम की तरह काम करता है, जो जरासीम को मारता है और सफाई भी करता है। तो इयोसिनोफिल जो है ना, वो क्या करते हैं, पैरासाइट के साथ लड़ते हैं और रद्दअमल में एलर्जी का बायस बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो बेसोफिल्स हैं, ये अस्थमा हो गया और एलर्जी की रिएक्शंस में मुलव्वस होते हैं, क्योंकि ये हिस्टामिन नामी केमिकल जो है ना, वो खारिज करते हैं, जिससे ये, तो हिस्टामिन बेसिकली कहते हैं कि वो केमिकल है जो एलर्जी की इलामात को पैदा करता है। अब स्टूडेंट्स, इयोसिनोफिल जो है ना, वो पैरासाइट के साथ लड़ते हैं और रद्दअमल में एलर्जी का बायस बनते हैं। और यानी कि इयोसिनोफिल जो है, वो उनका असल काम पैरासाइट यानी कीड़ों से लड़ना है। यानी ये एलर्जी में भी हिस्सा लेते हैं। और बेसोफिल के बायस जो है ना, वो क्या होता है कि हमारे पास काम करने के दौरान हिस्टामिन निकलते हैं, जिनसे इन्फ्लेमेशन और एलर्जी के साथ पैदा होते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो बेसोफिल के दौरान जो है ना, हमारे पास क्या होता है कि एलर्जी का बायस बनते हैं। तो बेसोफिल अस्थमा और एलर्जी के रिएक्शन में भी मुलव्वस होते हैं, क्योंकि ये हिस्टामिन नामी केमिकल जो है वो खारिज करते हैं और इसके दौरान जो है ना, हिस्टामिन निकलते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन और एलर्जी के साथ पैदा होते हैं। अब हिस्टामिन वो केमिकल है जो एलर्जी की इलामात पैदा करता है। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है ना, हम ए ग्रैन्युलोसाइट की तरफ जाएं, तो ए ग्रैन्युलोसाइट कह रहा है कि इनका साइटोप्लाज्म साफ यानी गैर दानेदार होता है। यानी इस दूसरी किस्म की जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, इसमें कोई दानेदार नजर नहीं आते, इसलिए इसे ए ग्रैन्युलोसाइट यानी ए कहते हैं, नहीं है ग्रैन्यूल मतलब ग्रैन्युलोसाइट मतलब ग्रैन्यूल। तो ए ग्रैन्युलोसाइट की दो अक़साम है, यानी मोनोसाइट है और दूसरे नंबर पर लिम्फोसाइट है। तो मोनोसाइट क्या करता है कि मैक्रोफेज बनाते हैं, जो जरासीम और मुर्दा सेल्स को निगल लेते हैं। अब जो है हमारे पास मोनोसाइट, वो एक बड़ा सेल बना लेता है, जिसे मैक्रोफेज कहते हैं। ये मोनोसाइट का बड़ा होकर ये मैक्रोफेज बनता है, जो हमारी गंदगी और जरासीम वगैरह को खा जाता है। जैसे कि कचरा उठाने वाली गाड़ी सड़कों से कचरा साफ करती है ना, वैसे ही मैक्रोफेज जिसम से वेस्ट मटेरियल और जो हमारे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको साफ करता है। तो लिम्फोसाइट जो है ना, वो पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते हैं। अब लिम्फोसाइट का काम एंटीबॉडीज बनाना होता है, जो जरासीम और बीमारियों से लड़ती है। तो फ्रेंड्स, अब इसका अगर हम डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ लें, तो आपको बहुत अच्छे से सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, ये देखें कि मैंने आपके लिए बहुत अच्छी सी और बहुत ब्यूटीफुल एक डायग्राम बनवाई है। ये सब कुछ एक ही जगह पर विजुअल अंदाज में आपको आपका पूरा का पूरा टॉपिक समराइज कर देगा, और ये आपकी बुक के डेटा के यूज करते हुए बनाई है। तो स्टूडेंट्स देखेंगे, सबसे ऊपर जाना वो इंसानी बॉडीज दिखाई जा रही है, और इसके फिर सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन वो नजर आ रहे हैं आपको। और फिर इसका जो जूम करके आपको रेड बोन मैरो को दिखाया जा रहा है, कि जहाँ से व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये सारे के सारे आपके व्हाइट ब्लड सेल्स हैं स्टूडेंट्स। और इसके साथ 3 छोटे बॉक्सेज हैं, लिम्फ नोड है, पिली है, टॉन्सिल्स हैं। ये भी व्हाइट ब्लड सेल्स की पैदाइश और मौजूदगी के दूसरे मकाम हैं। अब नीचे इनको जो है ना, वो क्रॉस सेक्शन करवाया जा रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा, जी ये वाला, अब इसमें स्टूडेंट्स ग्रैनुलोसाइट्स है, दानेदार मदाफिस स्पाही है। इसमें न्यूट्रोफिल आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे ये जो न्यूट्रोफिल है व्हाइट, और इसमें जो 3 लोब हैं, ये कैसे बैक्टीरिया को खा रहा है। और इसी तरह इयोसिनोफिल है, इयोसिनोफिल एक कैसे पैरासाइट के खिलाफ है, और बेसोफिल कैसे एलर्जी को कंट्रोल कर रहा है। तो ये सारे के सारे आप पढ़ के आ चुके हैं अभी बुक में। और उसके बाद है ना, वो ए ग्रैनुलोसाइट है, तो ए ग्रैनुलोसाइट के अंदर कैसे मोनोसाइट को एक कैसे जरासीम बड़ा होकर मैक्रोफेज बन के कैसे जरासीम को निकल लेता है। इसी तरह फिर लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट को एंटीबॉडीज बनाते हुए दिखाया गया है, जो वायरस जैसे ज़रात पर हमला कर रही है, और कैप्शन में एंटीबॉडीज बनाते हुए दिखाया जा रहा है। स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था व्हाइट ब्लड सेल का एक समराइज के तौर पर। तो ये इसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो है ना, वो जरूर इस्तेमाल किया करें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेल की तरह के इंसान यानी प्लेटलेट्स क्या है। अब स्टूडेंट, प्लेटलेट्स जो है ना, वो मुकम्मल सेल नहीं होते। यानी ये हैरानगी की बात यह है कि प्लेटलेट्स दरअसल कोई मुकम्मल सेल भी नहीं होते, लेकिन ये जो बोन मैरो के बड़े सेल के छोटे टुकड़े होते हैं। यानी ये बोन मैरो के एक बड़े सेल के टूटे हुए टुकड़े होते हैं। इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, और इनका दौरानिया 7 से 12 दिन होता है। इनमें एक तो कोई न्यूक्लियस भी मौजूद नहीं है, दूसरे नंबर पे इनका जो लाइफ ड्यूरेशन है वो बहुत मुख्तसर अरसे के लिए होता है, सिर्फ 7 से 12 दिन तक। और एक खून के 1 मुकाब मिलीमीटर में 2,50,000 प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं। याद रखें बच्चों, 1 मुकाब मिलीमीटर में खून में तकरीबन 2,50,000 प्लेटलेट्स मौजूद होती हैं। तो ये साइड टेबल है, हम इसको भी देख लेते हैं कि जरासीमों को मारते हुए मैक्रोफेज खुद भी मर जाते हैं, और मुर्दा सेल्स जमा होते जाते हैं। यानी कि खुद मैक्रोफेज भी मर जाते हैं, जरासीम भी मर जाते हैं। तो ये दोनों मिलकर जो है ना, वो एक मवाद बनाते हैं, पस। यानी कि वो वाइटिस का जहाँ पे कोकिन से निकली होती है ना, तो ये वाइटिस का मवाद बनता है, उसको पस कहते हैं, जो कि इन्फेक्शन के मुकाम पर नजर भी आता है। तो जब कोई ब्लड वेसल करती है, तो इस मुकाम पर प्लेटलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ ये एक दूसरे से चिमट जाते हैं और प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन इनको फाइब्रिन में तब्दील कर देते हैं। अब जरा इमेजिन करें कि जहाँ चोट लगती है ना, वहाँ प्लेटलेट्स फौरन उसी जगह पहुंचकर जमा होना शुरू हो जाते हैं, और फिर प्लेटलेट्स आपस में चिपक कर एक प्लग बना लेते हैं, ताकि खून का बहना जो है ना, वो रुक जाए। और ये कैसे होते हैं कि ये प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया है, फिर फाइब्रिन के मॉलिक्यूल्स एक जाल बनाते हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल्स फंस जाते हैं। तो इसी तरह इसी जगह पे मैक्रोफेज भी पहुंच जाते हैं, और जरासीमों से लड़ते हुए मुद्दा मवाद से टीप भी बन जाता है, जो कि इन्फेक्शन के मुकाम पर नजर भी आता है। तो इस तरह से ये जो है ना, वो क्लाट बनता है, और क्लाट इस वक्त तक खून बहने से रोकते हैं जब तक कटी हुई
ब्लड वेसल को मुरम्मत ना कर दिया जाए। अब फ्रेंड्स ये फिर जो है ना वो ये जाला और एक जाल टाइप बनता है और इसमें फिर फंसे हुए सेल्स मुकम्मल तौर पर एक साख बना लेते हैं और यही साख क्लॉट यानी खून का लोथड़ा कहलाती है। अब फ्रेंड्स इसके बाद जो है ना वो फिर तब तक रहता है जब तक ब्लड वेसल मुकम्मल तौर पर कंप्लीट ना हो जाए। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ पर ये देखिएगा कि 3.3 फिगर बता रही है कि बैक्टीरिया को निकलता हुआ मैक्रोफेज। तो फ्रेंड्स इसमें दिखाया गया मैक्रोफेज जिसके इर्द गिर्द जो है ना वो लंबे लंबे एक बैक्टीरिया टाइप के वाले दिखाए जा रहे हैं, ये बैक्टीरिया है बेसिकली। तो जिन्हें वो एक्सटेंशन से पकड़ पकड़ कर कैसे निकल रहा है ये जो मैक्रोफेज है, तो ये बेसिकली उसके जो दिफाई अमल को वाज़ेह तौर पर दिखा रही है। और इसके बाद जो है ना वो हम बात कर लेते हैं 3.4 की। ये जो नीचे डायग्राम बनी हुई है इसमें 2 पार्ट्स हैं। तो इसमें एक ब्लड की जो है ना वो वेजल है, ब्लड की नाली है और उसके अंदर प्लेटलेट्स जो है ना और कई कटी हुई खून की ब्लड वेसल है और कई प्लेटलेट्स हैं। अब फ्रेंड्स जैसे ही ब्लड वेसल करती है इसके अंदर प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स जो है ना वो ऊपर जमा होना शुरू हो जाते हैं और एक क्लॉट बन जाता है, ये आप देख सकते हैं। तो प्लेटलेट्स और फाइब्रिन आपस में मिलकर एक ठोस क्लॉट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और ये पूरा प्रोसेस आपको विजुअल तौर पर देखा जा सकता है कैसे ये हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इतना ही और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।